नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 18th चैप्टर, जिसका नाम है ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह उसके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्काई एंड स्पेस? आकाश में यानी स्काई और अवकाश में यानी स्पेस, इनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? देखिए, हम जो धरती से देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल आँखों से, सिंपल आइज से, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम देख सकते हैं, मोस्टली हम एटमॉस्फेयर के कारण ज़्यादा नहीं देख पाते, लेकिन अर्थ सरफेस पर से जो देख सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, केवल आँखों से, उसे कहते हैं स्काई। और जो उसके भी बहुत परे है, यानी जो बहुत अनंत है, जिसके अभी तक हमें बाउंड्री नहीं पता, जो लिमिटलेस माना जाता है, और उसमें कई सारे ग्रह है, कई सारे प्लैनेट्स है, कई सारे स्टार्स है, कई सारे गैलेक्सीज है, तो उस सब को कहते हैं स्पेस। ठीक है, लेकिन स्पेस और स्काई, इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री या ठीक ठाक डेफिनेशन ऐसे नहीं है। ठीक है, बस ये वेग है। व्हाट इज मीन बाय स्पेस ऑब्जर्वेशन? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? स्पेस ऑब्जर्वेशन यानी क्या? देखिए, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स हो गए, अलग अलग प्लैनेट्स हो गए, फिर स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, ठीक है, और उनके सैटेलाइट्स, यानी जुपिटर के सैटेलाइट्स होते हैं, हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो मून है वो, तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखना, उसकी स्टडी करना, उसे कहते हैं स्पेस ऑब्जर्वेशन। और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए, इनकी जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तब हम नेचर के बारे में, फिजिक्स के बारे में बहुत सी बातें नई पता कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत नॉलेज भी मिलता है हमें, इसके कारण ये महत्वपूर्ण है। From early days, man has been curious about the sun as well as the moon and stars seen in the night sky. पुरातन काल से, प्राचीन काल से मानव जो है वो आकाश में जो दिख रहे हैं वस्तुएं, जो चंद्र हो गया, सितारे हो गए, ये सारे देखकर बहुत उसे उत्सुकता लगती थी। Using his boundless imagination, he tried to understand the sky as observed by the naked eyes. उस समय जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उसे देखने के लिए, क्लोजली देखने के लिए, तो वो सिंपल आँखों से जो दिखाई देता था उसके अनुसार वो कुछ इमेजिन करता था कि ये शायद इसका कारण ये होगा, आँखों में जो आकाश में जो तारे होते हैं उसके पीछे ये कारण होगा, या फिर ये जो पैटर्न होता है उनका मूव करने का आकाश में जो भी होता है उसके कुछ कारण होंगे, ऐसा वो इमेजिन करता था। He noticed that the position of the stars changed with the time and had something to do with occurrence of seasons. उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो आकाश में तारे हैं उनका स्थान बदलते रहता है, पूरे वर्ष, पूरे साल भर में उनका स्थान बदलते रहता है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन आने के बाद उन तारों की एक पर्टिकुलर सीजन आता है, और हर साल ये रिपीट होता है। ठीक है, यानी समर सीजन में एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा आकाशों में, पोजीशन होगी स्टार्स की, विंटर सीजन में अलग सा पैटर्न होगा, ऐसे उसके है। एज द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन्स वॉज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, स्काई वॉचिंग बिगेन टू प्रूव यूजफुल टू हिम। अगर आपने पंचांग देखा होगा, पंचांग जो होता है, या फिर इवन कैलेंडर देखा होगा, उसमें भी लिखा होता है जो नक्षत्र जिसे कहते हैं, नक्षत्र यानी कॉन्स्टिलेशंस, तो आर्द्रा नक्षत्र 8 से शुरू है, या फिर जो भी है, अलग अलग नक्षत्रों का नाम है, वो होते हैं, तो उसमें भी गाइडेंस किया हुआ होता है पंचांगों में। पंचांग देखकर भी किसान जो है वो
कब सोइंग करनी है, सीड की सोइंग कब करनी है वगैरह वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसमें भी लिखा हुआ था कि आज से पेरणी यानी सोइंग कर लीजिए वगैरह, वो पंचांग में लिखा हुआ होता है क्योंकि उसमें वैसा गाइडेंस होता है। तो जैसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ मानव जाति के इतिहास में, भारत में ही शुरू हुआ, तो वैसे ही आकाश देखना भी उनको शुरू हो गया ठीक से। आकाश तो पहले से ही देख रहे थे, लेकिन उसमें जो पैटर्न्स है सीजन के साथ साथ, जो स्काई में स्टार्स के पैटर्न्स होते हैं, कॉन्स्टेलेशन मूव करते हैं, वो भी उसको याद रखना पड़ने लगा, उसको यूज होने लगा क्योंकि उसका द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस वॉज ऑल्सो यूजफुल टू सी गोअर्स फॉर नेविगेशन। कॉन्स्टेलेशन यानी क्या, एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्टार्स का जो रखाव होता है, उसकी उनकी जो पोजीशंस होती है, कुछ कई सारे नक्षत्र जिसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, यानी उनके अलग अलग शेप्स में होते हैं। तो उनकी पोजीशन देखकर भी जो समुद्र प्रवासी होते थे वो अपनी दिशा तय करने में वो मदद लेते थे कॉन्स्टेलेशंस की। मैन बिगन टू मेक डिटरमाइंड एफर्ट्स टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस विच अरोज आउट ऑफ हिज स्काई वॉचिंग। धीरे धीरे वो प्रयास करने लगा और प्रयास करने लगा और उत्तर ढूंढने का प्रयास करने लगा कि ये जो आकाश में तारों का पैटर्न बदलता है, जो पोजीशन बदलती है सीजन वाइज, उसका क्या कारण होगा। उसने सोचना शुरू किया। बट ही डिडंट हैव एनी इक्विपमेंट टू गेट अ क्लोजर व्यू ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्काई। लेकिन उसके पास उस समय कुछ अच्छा सा इक्विपमेंट नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था ताकि आकाश में जो स्टार्स है, तारे हैं, जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, उनको ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए, क्लोजर व्यू लेने के लिए। टुडे 400 years after Galileo's use of telescope, tremendous progress has been made in telescope technology and in space science and technology on the whole. देखिए, गैलीलियो ने 400 वर्षों पहले टेलीस्कोप का खोज किया था। उसके बाद बहुत प्रगति की है हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस ऑब्जर्वेशन में, स्पेस साइंस में। ठीक है, this great leap in technology has helped to construct for us an astounding picture of our universe. इससे हमारे विश्व के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमें बहुत डीप नॉलेज प्राप्त हुआ है। बाद में तो टेलीस्कोप्स बहुत बड़े बड़े डेवलप किए गए। ठीक है, उससे हमें काफ़ी नॉलेज अभी भी मिलता है और पहले भी मिला है और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। Space science and technology are not only important for research purposes but also to help provide us with many of the comforts and facilities we enjoy in our everyday life. Space science का केवल ऑब्जर्वेशन जितना ही उपयोग नहीं है, तो बाकी भी काफ़ी उपयोग है। जैसे हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उसके कारण हमें इंटरनेट देख सकते हैं, हम फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा सैटेलाइट्स के कारण पॉसिबल हुआ है। और ये सैटेलाइट्स कैसे छोड़ सके हम, जब हमने स्पेस साइंस के बारे में डेवलपमेंट की स्टडी किया, तब ये पॉसिबल हुआ। A telescope is used to observe space, but will one telescope be sufficient for us to observe space completely? Why do we need different telescopes for the purpose? देखिए, टेलीस्कोप की मदद से हम स्पेस का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये तो है, लेकिन क्या केवल एक ही टेलीस्कोप काफ़ी है हमें स्पेस ऑब्जर्व करने के लिए, या केवल एक छोटा सा टेलीस्कोप काफ़ी है इतना बड़ा पूरा ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करने के लिए, पूरे यूनिवर्स को, गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए? तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के टेलीस्कोप्स होते हैं। आर टेलीस्कोप्स इंस्टॉल्ड इवन इन स्पेस, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि स्पेस में भी कुछ टेलीस्कोप्स इंस्टॉल किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द साइंस बिहाइंड मेनी सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इस सभी क्वेश्चंस के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। इन 1608 spectacle maker and researcher Hans Lieberschy discovered that seeing through two lenses kept one behind the other seems to bring objects closer to us. 1608 में एक चश्मा बनाने वाला था हांस लिपर्शे नाम का। उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर दो लेंसेस एक के पीछे एक रखा जाए
तो उनमें से ऑब्जेक्ट बहुत दूर की जो होती है वो बहुत पास दिखाई देती है और क्लियर दिखाई देती है। ही दस मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप, तो उसने पहला टेलीस्कोप बनाया। गैलीलियो मेड अ टेलीस्कोप इन 1609 एंड यूज्ड इट फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशंस। तो गैलीलियो ने उसके बाद 1609 में टेलीस्कोप बनाया और कई सारे ग्रहों का वगैरह ऑब्जर्वेशन किया। ही रियलाइज दैट देयर आर मेनी मोर स्टार्स दैन व्हाट कुड हैव सीन could be seen with naked eyes। केवल आंखों से देखने के अलावा भी बहुत से स्टार्स है पूरे अवकाश में, ये उसने बताया। उसने ये भी बताया कि जो पहले उस समय यानी बाइबल में ऐसा लिखा है कि अर्थ के इर्द गिर्द सूरज घूमता है, अर्थ के अराउंड सूरज घूमता है और सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड घूमते हैं। तो उसने ये बताया कि ये गलत है, ये सही नहीं है, और अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, ये उसने बताया। तो कोपरनिकस जो था उसने भी ये बताया था कि वैसे तो हमारे यहाँ तो ये पहले से पता था, संस्कृत में जो कोपरनिकस ने बताया था यूरोपियंस को कि अर्थ इज स्फेरिकल यानी राउंड होती है अर्थ, लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि अर्थ इज फ्लैट है अर्थ, ऐसा लिखा हुआ है। तो उस समय के क्रिश्चियन जो गुरु थे, पोप जिसे कहते हैं, तो उन्होंने इनसे माफ़ी मंगवाई गैलीलियो से, और इवन कोपरनिकस पर भी काफ़ी अत्याचार किए गए। तो यूजिंग हिज टेलीस्कोप ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द मून्स ऑफ जुपिटर, द ब्लैक स्पॉट्स ऑन द सन। उसने गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व करके जुपिटर के मून्स भी ढूंढे और सन पर जो स्पॉट्स होते हैं बदलते रहते हैं उनका स्थान, ब्लैक स्पॉट्स, तो वो भी ढूंढे उसने। देखिए ये टेलीस्कोप है उसने बनाए हुए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरी वेव हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। देखिए लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके बारे में डिटेल्स आपको लाइट चैप्टर में है और आगे भी होंगे। तो ये एक वेव है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और हर वेव को वेवलेंथ होती है, ठीक है। आवर आइज कैन सी ओनली दैट लाइट विच हैज वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स। हमारी आंखों को केवल 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर्स तक की रेंज के ही वेवलेंथ के लाइट हमें दिखाई देती है। उससे कम, 400 नैनोमीटर से कम और 800 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाले लाइट हमें नहीं दिखाई देते, ठीक है। सच लाइट इज कॉल्ड विजिबल रेडिएशन। तो इस रेंज वाले जो 7 रंगों का जो कॉम्बिनेशन होता है उस रेंज वाले लाइट को कहते हैं विजिबल रेडिएशन। हाउएवर देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ्स अदर देन विजिबल वंस, most of which we cannot see as our eyes are not sensitive to them। इनके अलावा भी 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाले और 800 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाले भी कई सारे लाइट्स होते हैं जो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें उनके देखने के लिए योग्य नहीं होती, एबल नहीं होती, ठीक है। कुछ प्राणियों में होता है ये भी रेज देखने की कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन मानवों में नहीं होती, हम में। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये यूनिट्स याद रखिए। टाइप्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ। अभी देखिए कौन से रेडिएशन की रेंज कितनी होती है वेवलेंथ की। रेडियो वेव्स जिन्हें कहा जाता है लॉन्गर देन अबाउट 20 सेंटीमीटर्स, ये बहुत लंबे वेव्स होते हैं, 20 सेंटीमीटर्स उनकी वेवलेंथ होती है, उनसे भी लंबी। माइक्रोवेव्स जो होते हैं, रेडियो वेव्स ये कहाँ यूज किए जाते हैं, हम जो रेडियो सुनते हैं वगैरह वो। फिर माइक्रोवेव्स जो होते हैं यानी माइक्रोवेव ओवन में यूज किए जाते हैं माइक्रोवेव्स, हालांकि उसका खाना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो माइक्रोवेव्स जो होते हैं उनकी लेंथ होती है 0.3 मिलीमीटर्स टू 20 सेंटीमीटर्स, ये रेंज होती है। इंफ्रारेड वेव्स होते हैं वो 800 नैनोमीटर्स टू 0.3 मिलीमीटर्स होते हैं। देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं रेंज। विजिबल लाइट रेज जो होते हैं हमारे, जो हम देख सकते हैं,
400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स। अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो 300 पिकोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स, ये भी और भी शॉर्ट हो रहे हैं। देखिए एक्स रेज जो होते हैं, जो हम एक्स रेज वगैरह निकालते हैं ना, तो वो जो होते हैं वो जिन रेज की मदद से निकाला जाता है 3 पिकोमीटर्स टू 300 पिकोमीटर्स उनकी वेवलेंथ होती है। गैमा रेज होते हैं उनसे भी शॉर्ट, वो शॉर्टर देन 3 पिकोमीटर्स होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, शायद फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आ सकता है। ऑफ ऑल द अबव टाइप्स आवर आईज आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द विजिबल रेडिएशन। ये जो विजिबल रेडिएशन होता है जो मुख्यतः 7 रंगों से बना हुआ होता है वो हम देख सकते हैं। Thus we use the visible radiation telescopes, that is optical telescopes made from regular lenses or mirrors to see the visible radiation coming from the space। तो जो शुरुआती टेलीस्कोप्स हुआ करते थे वो केवल जो हम रेज देख सकते हैं, यानी इस रेंज के 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स के, उन रेज की मदद से जो इमेजेस मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं वो कौन कर सकता है? जो ऑप्टिकल लेंसेस होते हैं, लेंस जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया वगैरह, और मिरर्स, उनकी मदद से टेलीस्कोप्स बनाए जाते थे। हाउएवर मेनी हेवनली बॉडीज एमिट रेडिएशंस अदर देन द विजिबल लाइट। लेकिन कई सारे जो हेवनली बॉडीज यानी स्पेस में जो बॉडीज होती है, जैसे कई सारे स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, वो केवल विजिबल लाइट ही एमिट नहीं करती, वो हमारे लिए जो इनविजिबल होता है, जैसे कोई अल्ट्रावायलेट रेज भी एमिट करते हैं, कोई गैमा रेज भी एमिट करते हैं, कोई इंफ्रारेड रेज भी एमिट करते हैं, तो वो सब भी हमें स्टडी करना चाहिए। Thus we need different types of telescopes like the X-ray, gamma ray and radio telescopes to receive such radiation and to study their sources। तो इन सभी रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए उनके पर्टिकुलर टेलीस्कोप्स भी बनाए जाते हैं, आजकल बनाए जा रहे हैं, और उनका सोर्स कहाँ से, वो कहाँ से एमिट हो रहे हैं, वो भी ढूंढने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप, यानी ये जो विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करने वाले टेलीस्कोप होते हैं वो। मोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर मेड विद 2 और मोर लेंसेज एज शोन इन फिगर 18.1। बहुत से ऑप्टिकल ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो 2 या अधिक लेंसेस को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये एक टेलीस्कोप है, ये एक समझ लीजिए ये पाइप है ऐसा, इसमें 2 लेंसेस है, एक यहाँ पर बड़ा लेंस है और एक यहाँ पर छोटा है। तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रखा गया है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करना है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और आई पीस किसे कहा जाता है? जो लेंस के पास हम आंख रखते हैं, हमारा आई यहां पर रखते हैं और हम देखते हैं यहां से, तो ये हो गया आई पीस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हो गया आई पीस। तो ये सोर्स ऑफ लाइट यहां से आ रहा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस हम इमेजिन करते हैं टेलीस्कोप्स बनाते समय, यानी बहुत दूर का डिस्टेंस, तो वहां से ये लाइट आ रहा है और ये यहां पर फोकस के पार होकर ये यहां से आ रहा है। देखिए अभी ये जो है यहां पर जा रहा है रे, यहां पर जो ऊपर है वो नीचे जा रहा है और यहां पर जो नीचे है वो ऊपर आ रहा है। तो ये इमेज जो आती है हमें यहां जो दिखाई देती है वो उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा है ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है, यहां पर ऊपर वाले में एक बड़ा लेंस यूज किया जाता है और दूसरा छोटा यूज किया जाता है, दोनों कॉन्वेक्स। लेकिन दूसरा जो है टाइप, उसमें दोनों नियरली सेम साइज के लेंसेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहां से लाइट आ रहा है और ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, to collect the maximum amount of light coming from a heavenly object, the objective lens should be made as large as possible। देखिए मैक्सिमम लाइट को कैप्चर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जितना पॉसिबल उतना बड़ा करना पड़ेगा, उससे वो क्या करेगा? मैक्सिमम लाइट वो अपने आप में रिसीव कर पाएगा। ठीक है, यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव, अ स्मॉलर लेंस कॉल्ड द आई पीस प्रोड्यूसेस अ लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स। और ये देखने के लिए छोटा आईपीस बनाया जाता है लेंस,
इमेज देखने के लिए। Light rays change their direction as they enter a lens from the atmosphere and again when they enter the atmosphere after passing through the lens. This is called refraction. देखिए क्या होता है, लाइट रेज या कोई भी वेव्स पास होते समय जब उनका मीडियम बदलता है, जब मीडियम बदल, देखिए यहाँ पर एयर थी पहले, फिर यहाँ पर ग्लास हो गया और फिर से एयर हो गया, फिर यहाँ पर फिर से ग्लास हो गया और फिर से एयर हो गया। तो ये क्या हो रहा है, जिस मीडियम से लाइट पास हो रहा है वो बदल रहा है मीडियम। जब मीडियम बदलता है लाइट का या कोई भी वेव्स का, तो वो वेव्स क्या करती है, अपनी दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग बदल देती है। देखिए यहाँ पर मीडियम बदल गया, डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पर मीडियम बदल गया, डायरेक्शन बदल गई, तो ऐसे है। तो इस प्रोसेस को देखिए, रिफ्लेक्शन यानी क्या, बाउंसिंग बैक। मिरर जो करता है वो रिफ्लेक्शन करता है, यानी में उसके ऊपर लाइट रेस पड़ते हैं और वो बाउंस बैक होते हैं। लेकिन ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन यानी चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ वेव्स। हेंस सच टेलीस्कोप्स आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। इनमें रिफ्रैक्शन होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज होता है, इसके कारण उन्हें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। वी शैल स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। अगली कक्षा में 10th स्टैंडर्ड में आपको लेंसेज की मदद से इमेजेस कैसे बनती है वो है। इवन दो सच अ टेलीस्कोप इज यूजफुल फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशंस, इट प्रेजेंट सर्टन डिफिकल्टीज। ऐसे टेलीस्कोप तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये बनाने में भी कुछ कठिनाइयां होती है। क्या होती है देखते हैं। As we saw above, if we wish to obtain a bright image of a source by collecting the maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. देखिए बहुत बड़े बड़े लेंसेस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्ब करना पड़ता है, उससे मैक्सिमम लाइट रिसीव करना पड़ता है। तो इतने बड़े जो लेंसेस होते हैं वो बनाना काफी कठिन होता है। However, it is very difficult to make very large lenses. Also, large lenses are very heavy and tend to get distorted. जो है बड़े बड़े लेंसेज बनाए जाते हैं वो काफी वजन में भी काफी भारी होते हैं, उसके कारण टेलीस्कोप अलग अलग दिशाओं में घुमाना भी कठिन हो जाता है और उनकी इमेज जो होती है वो डिस्टॉर्ट होती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी इमेज बन जाती है। उनमें से जो लाइट पास होने के बाद वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कई बार परफेक्ट लेंस बनाना काफी कठिन होता है। फिर as the objective and eyepiece are placed at the opposite ends of the telescope, the length of the telescope also increases with increase in the size of the lenses and the telescope becomes difficult to manage. देखिए ये जो है आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों दूर दूर रखने पड़ते हैं, उसके कारण इनकी लेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा करने के कारण इसकी विड्थ भी बहुत बढ़ जाती है, तो ये हैंडल करना काफी कठिन हो जाता है ऐसे टेलीस्कोप्स को। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेस हैव एरर्स ऑफ कलर्स, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन। जो लेंसेस द्वारा इमेजेस बनाई जाती है उनमें कलर में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है, एरर्स आते हैं, थोड़ी गलतियां आती है, थोड़ा इमेज कलर थोड़ा बदल कर दिखाई देता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज टेलीस्कोप्स आर मेड यूजिंग कॉन्केव मिरर्स। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये वजन बहुत बढ़ जाता है लेंसेस मोटे मोटे करने के कारण, बड़े बड़े करने के कारण, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी मेथड यूज किए जाने लगी, जिसमें कॉन्केव मिरर्स। देखिए ये है कॉन्वेक्स लेंसेस और दूसरी मेथड जो है उसमें कॉन्केव यानी ऐसे कॉन्केव मिरर्स को यूज करके बनाया जाने लगा। As light rays get reflected by mirrors in these telescopes, they are called reflecting telescopes. तो देखिए इनमें जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करके बनाए जा रहे हैं, रिफ्रैक्ट, लेकिन मिरर्स जब होंगे तब लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। यहां पर लाइट आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बाउंस बैक। तो ऐसे टेलीस्कोप को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। In order to get a bright image of a source, large mirrors are necessary so that they can collect a large amount of light from the source. But it is easier to make large mirrors as compared to making large lenses. देखिए क्लियर इमेज प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम लाइट रिसीव करने के लिए स्पेस से
मिरर्स को भी बड़ा होना आवश्यक होता है, लेकिन बड़े लेंसेज बनाने से बड़े मिरर्स बनाना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। इनमें इतनी एरर भी नहीं आती, ठीक है, और उनका वजन भी ज़्यादा नहीं होता। मिरर्स का वजन ज़्यादा नहीं होता इतना कंपेयर टू लेंसेस। उतने ही साइज का अगर लेंस लोगे और उतने ही साइज का मिरर लोगे तो मिरर का वेट कम होगा। ऑल्सो बिग मिरर्स कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग सेवरल स्मॉलर पीसेस। छोटे छोटे मिरर्स के टुकड़े ज्वाइन करके भी एक बड़ा मिरर बनाया जा सकता है, ठीक है। द वेट ऑफ अ लार्ज मिरर टू इज लेस देन दैट ऑफ अ लेंस ऑफ सेम साइज। अगर एक साइज का लेंस लोगे और उसी साइज का मिरर लोगे तो मिरर का जो वेट होगा वो कम होगा, हल्का होगा मिरर। द इमेजेस फॉर्म बाय मिरर्स डू नॉट हैव एरर्स ऑफ कलर। मिरर्स में जो इमेजेस बनते हैं उनमें कलर्स का भी प्रॉब्लम नहीं आता, एरर्स नहीं आते, क्रोमैटिक एबरेशंस नहीं आते। ओनली बाय यूजिंग दीज लार्ज टेलीस्कोप्स कैन वी सी far away stars and galaxies which we could never have seen using our naked eyes। तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स की मदद से ही हम बहुत दूर में जो स्टार्स है, तारे हैं, गैलेक्सीज है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो केवल हम सिंपल आंखों से नहीं देख पाते कभी भी। द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, न्यूटनियन एंड कैसेग्रेन। दो तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं, न्यूटनियन और कैसेग्रेन। जो आइजैक न्यूटन ने बनाए थे वो न्यूटनियन है। As shown in figure 18.2, light rays coming from space are reflected by the concave mirror. Before these reflected rays converge at the focus, they are deflected again by a small plane mirror. As a result, they get focus at a point lying on the perpendicular to the axis of the telescope cylinder. They pass through the eyepiece and we get a magnified image of the source। देखिए क्या किया जाता है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी आकाश में यहां पर कोई स्टार है, ठीक है। तो यहां से रेज आ रहे हैं, ठीक है, रेज आ रहे हैं, तो यहां पर एक कॉन्केव मिरर रखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर रेज जब गिरते हैं तब वो बाउंस बैक होते हैं, रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, और ये सिंस प्लेन मिरर जो है वो पैरेलली ही जैसे रेज आते हैं जिस एंगल में उसी एंगल में बाउंस बैक होते हैं, लेकिन कॉन्केव मिरर में एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं सारे रेज। तो देखिए कॉन्केव मिरर में यहां से रेज आ रहे हैं ऊपर से और नीचे से, और ये ऐसे एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, यहां पर है वो, उसे कहते हैं फोकस। लेकिन फोकस से पहले ही उसे फिर से एक प्लेन मिरर की मदद से रिफ्लेक्ट किया जाता है दोबारा। प्लेन मिरर क्या करता है, जिस एंगल में आ रहा है उसी एंगल में रिफ्लेक्ट कर देता है, ये बिल्कुल कुछ नहीं करता। तो प्लेन मिरर ऐसा टेढ़ा रखा जाता है। उसके बाद प्लेन मिरर के बाद यहां पर आईपीस होता है राइट एंगल में। देखिए ये कॉन्केव मिरर जो है इस एंगल में है और उससे परपेंडिकुलर राइट एंगल में ये आईपीस है। तो यहां पर रेज गिरते हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होते हैं प्लेन मिरर से, और फिर वो आईपीस में से जाते हैं, और यहां पर हम आंख रखते हैं, हमारे आई रखते हैं, और यहां से हम इमेज देख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये फंक्शन करता है ये न्यूटनियन टेलीस्कोप। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैसेग्रेन टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज shown in figure 18.3. The Cassegrain telescope also uses a concave mirror. However, here light rays after reflection from the concave mirror are reflected back towards it by a small convex mirror. They pass through a hole at the center of the concave mirror and then through the eyepiece situated at the back of the mirror. The eyepiece gives us a magnified image of the source. क्या किया जाता है कैसेग्रेन टेलीस्कोप में, देखिए यहाँ पर स्टार है कोई, यहां से रेज आ रहे हैं, लाइट सोर्स यहां पर है, ठीक है। तो यहां से रेज आ रहे हैं लाइट के, तो यहां पर एक कॉन्केव मिरर रखा जाता है जिसमें सेंटर में होल हो, एक छेद हो जिसमें, ठीक है। और उस ये कॉन्केव मिरर के सामने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा जाता है, देखिए यहां पर। तो यहां से रेज आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर आ रहे हैं और वो फिर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इस छेद में पास हो रहे हैं वो रेज, और वो आई पीस में से ट्रांसफर होके हम यहाँ पर आंख रख के, आई रख के हम देख सकते हैं। ऐसे ये होता है, ठीक है। तो इससे हमें आई पीस में मैग्निफाइड इमेज दिखती है। ऐसे होता है कैसेग्रेन
टेलीस्कोप। ये डायग्राम्स आपको याद रखनी है और ये कैसे काम करता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। In India, we have several telescopes with concave mirrors of 2 meter diameters that have been in use for many years. भारत में बहुत से टेलीस्कोप्स हैं जिनका डायमीटर 2 मीटर से भी बड़ा है, इतना बड़ा डायमीटर, और कई वर्षों से हम यूज कर रहे हैं। The biggest optical telescope in India, having a mirror of 3.6 meter diameter, is situated in the Aryabhat Research Institute of Experimental Sciences, Nainital. This is the largest optical telescope in Asia. तो एक सबसे बड़ा भारत का जो टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर, मिरर का डायमीटर यानी ये डायमीटर जो है 3.6 मीटर्स का है, वो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा है नैनीताल में, और वो एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, उन पर क्लिक करके आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।